Hello everyone, welcome back to my channel. This is Priya, future nursing officer. In this video, I'm going to share 2 months strategy with you. So as all of you know, there are only 2 months remaining in NERCET 10 exam. So without wasting time, let's start the video. I already made a 3 month strategy video and I hope that video proved little beneficial for you. So I would love to share the 2 month strategy with you guys. So let's dive in. So first month, if we take and if we divide that first month into 4 weeks, first, second, third and fourth. So उस वीक्स में हमें क्या करना है? सी आई थिंक 2 types of people are watching this video. So let me clear that, let me categorize you guys. पहला, जिसने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ है, जिसका बेसिक क्लियर है, जिसको सब आता है, जिसको सब लर्न है, बट उसको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा कि उसको कैसे रिवाइज करना चाहिए और उसको इन 2 मंथ्स में कैसे अपनी प्रिपरेशन को इतना इफेक्टिव बनाना चाहिए जिससे वो NERCET 10 एग्जाम क्रैक कर पाए. और दूसरी कैटेगरी वो वाले लोगों की है जिनको अभी कुछ डाउट है अपनी प्रिपरेशन पे भी, और जिन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किए है, जिनके रिवीजन भी अच्छी नहीं हुई है और कुछ कॉन्सेप्ट्स भी सही नहीं. सो आई मेड द स्ट्रेटजी वीडियो फॉर बोथ ऑफ दीज पीपल. सो सी, अगर आप लोगों ने जो वीडियो देख रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी स्केड्यूल बनाया हुआ है कैसे आपको पढ़ना है, कैसे किस दिन आपको क्या पढ़ना है, किस वीक में आपको क्या कंप्लीट करना है, तो प्लीज स्टिक टू दैट. आप इसको फॉलो ना करें, जो मैं आप बताने वाली हूँ उसको फॉलो ना करें. अगर आपने ऑलरेडी कुछ बनाया हुआ है अपने लिए, सो प्लीज स्टिक टू दैट. और व्हाट यू हैव टू डू इज रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिवाइज. फ्रॉम वेयर यू हैव टू रिवाइज? फ्रॉम योर थ्योरी, फ्रॉम योर कॉन्सेप्ट्स, from where you have to practice your test series or your questions that you have in your books, and then again revise. So you have to stick to that schedule, okay? लेकिन जो लोग जिन्होंने अभी स्केड्यूल नहीं बनाया और जिनके कॉन्सेप्ट भी कुछ क्लियर नहीं है, उनको बस इन 2 महीनों में इफेक्टिवली पढ़ना है और स्मार्ट स्टडी करनी है, तो उन लोगों के लिए मैं बताने जा रही हूँ. सो फर्स्ट मंथ में आपको क्या करना है? यू हैव टू डिवाइड द फर्स्ट मंथ इनटू 4 वीक. हाउ? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. सी, अगर आप लोगों को अभी स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि अब आपको ओबीडियंट बनने की जरूरत नहीं है कि आपको ये भी पढ़ना है, इसके भी नोट्स बनाने हैं, इसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने. नो, यू डू नॉट हैव एनी टाइम, क्योंकि 2 मंथ में आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, आपको थ्योरी भी रिवाइज करनी है और फिर आपको पूरा एक ओवरव्यू भी लेना है सब्जेक्ट का. तो वो पॉसिबल नहीं है 2 मंथ में. तो आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है. आप स्मार्ट स्टडी में क्या करोगे? आप 6 से 7 मेजर सब्जेक्ट्स लो जिनसे क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, ठीक है? अब आप CET या फिर मैनेजमेंट या फिर साइकोलॉजी या न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री ये पढ़ने नहीं बैठोगे, क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं है. आपको 6 से 7 मेजर सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करना है इस पहले मंथ में, ताकि आप एटलीस्ट उसका एक सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू ले पाओ, ठीक है? तो आपको क्या करना है? 6 सब्जेक्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ. इन 4 वीक्स में आपको वो 6 से 7 सब्जेक्ट निपटाने हैं. कैसे निपटाने हैं? सी, फर्स्ट वीक में आपको पढ़ना है मेड सर्च एंड फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, क्योंकि मेड सर्च और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं NERCET में. मतलब अगर NERCET का अगर मैं वेटेज देखूं क्वेश्चंस का, तो मेजोरिटी ऑफ जो पोर्शन होता है, मेजोरिटी ऑफ वेटेज जो होता है, वो मेड सर्च और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग कवर करते हैं. और ये बात आपको पता भी होगी. लेकिन अब 1 वीक में आप मेड सर्च और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग पढ़ पाओगे? पूरा नहीं पढ़ पाओगे. तो आपको स्मार्ट स्टडी में क्या करना है? आपको वही क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आपको वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है. अगर आपको नहीं पता तो आपने कभी तो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में आपने कभी ना कभी तो किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर स्टार मार्क किया होगा कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है, या फिर आपने PYQs देखे होंगे कभी, तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है. अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी सजेस्ट यू वन थिंग. आई ऑलरेडी मेड अ हाई यील्ड टॉपिक करके एक वीडियो मैंने बनाई है, शॉर्ट्स बनाया है. वो 1 मिनट की भी नहीं है वो वीडियो, मुश्किल से वो 46 या 47 सेकेंड्स की वो वीडियो है. प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो. अगर आपको नहीं मिल रही है तो आई विल एड द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन डिस्क्रिप्शन. सो आपको क्या करना है? उस वीडियो को देखना है. उसमें मैंने अभी रिसेंटली ही मैंने बनाए हैं वो खुद से. उसमें आपको टॉपिक्स, मतलब सब्जेक्ट, उसका पूरा टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्लस उसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बताया. फॉर एग्जांपल अगर मैं मेड सर्च की बात करूं तो मेड सर्च में मैंने एक पूरा सिस्टम लिया है. फॉर एग्जांपल मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम लिया है, तो उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो मैंने उसमें बताए हैं. एडिशनली
जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं नॉर्थ साइड के लिए, वो भी मैंने उसमें शेयर किए हैं। उसको मैंने उसके सामने रेड पेन से स्टार मार्क किया हुआ है, तो वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो पूरा ही जो इंपॉर्टेंट वाली लिस्ट है वो नहीं पढ़नी है, तो एटलीस्ट जो स्टार मार्क्स हैं, रेड कलर के जो स्टार के डॉट्स हैं, वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। वहां से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, अगर वो नहीं पढ़ोगे तो फिर भूल जाओ ना, सेकंड नहीं होगा। तो वो आपको चीज पढ़नी है। और अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, खुद से अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनाए हुए हैं, आपको पता है, तो प्लीज वो वीडियो मत देखना। अगर जिसको आइडिया नहीं है, गो एंड वॉच दैट वीडियो, तो उसमें आपको सब आइडिया हो जाएगा। तो फर्स्ट वीक में, एज आई सेड, फर्स्ट वीक में आपको मेड सर्च एंड नर्सिंग फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपको कंप्लीट करना है। अब वो आपके ऊपर, आपको कैसे करना है, क्या क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेकिन मेड सर्च और फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपको फर्स्ट वीक में कंप्लीट कर देना है, उसको नेक्स्ट वीक में नहीं छोड़ना, क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको पढ़ना है पीडियाट्रिक्स एंड ओबीजी। ओबीजी और पीडियाट्रिक्स को मैंने एक साथ क्यों रखा, क्योंकि ओब्सकाइनी के कुछ टॉपिक, स्पेशली द न्यूबॉर्न और द फीटस वाला, वो आपको पीडियाट्रिक्स में भी मिलते हैं, इसलिए मैंने इन दोनों सब्जेक्ट्स को कंबाइन रखा है। ओब्सकाइनी और पीडियाट्रिक को आपको इसमें ही पढ़ना है, सेकंड वीक में आपको कंप्लीट कर देना है, स्पेशली द इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जहां से जो सब, मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं ना जो रिपीटेड होते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं कुछ। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्लेसेंटा का, पिछली बार क्या बहुत सारे नॉर्सेट में क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लेसेंटा से रिलेटेड, की इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं कि कौन से टाइप का प्लेसेंटा है या कौन से टाइप की कॉर्ड है, तो वो क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दे आर मैंडेटरी टू लर्न, क्योंकि नॉर्सेट 10 में भी वो क्वेश्चन रिपीट होंगे। थर्ड वीक में आपको क्या करना है, थर्ड वीक में आपको कंप्लीट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड आपकी साइकेट्री, ये कंप्लीट करनी है। साइकेट्री में स्पेशली जो मेजर थिंग है, जो मैंने उस वीडियो में बनाया हुआ है, हाई यील्ड टॉपिक्स वाली में, तो वो पढ़ना है आपको। और कम्युनिटी में भी, कम्युनिटी में लाइक स्पेशली आपको एपिडेमियोलॉजी पढ़नी है, और कुछ डिजीज हैं जो मैंने हाईलाइट की हुई है, वो आपको पढ़नी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिटी के परस्पेक्टिव से। फोर्थ वीक में, यानी कि फरवरी के एंड वीक में, आपको क्या करना है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च और मिसलेनियस टॉपिक्स पढ़ने हैं। रिसर्च में मैंने रिसर्च क्यों डाला इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में, क्योंकि रिसर्च से आपको, रिसर्च एक बहुत छोटा सब्जेक्ट है जो आप फोर्थ ईयर में पढ़ते हो, लेकिन उस रिसर्च के सब्जेक्ट से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे वहां से, प्री में भी, मेंस में भी। इसलिए इम्पोर्टेंट है रिसर्च को थोड़ा सा ध्यान देना। रिसर्च के ऊपर आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, रिसर्च में कुछ ही टॉपिक हैं, उसको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वही आपको पढ़ने हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको मार्क्स दिला देंगे, उसी में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो रिसर्च और कुछ मिसलेनियस टॉपिक में फॉर एग्जाम्पल कुछ टॉपिक है मैनेजमेंट का जो हर बार आ रहा है, जहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए। या आपको लग रहा है कुछ और सब्जेक्ट है, जैसे न्यूट्रिशन में कुछ हमारा माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, या कुछ एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है, तो आप वो पढ़ सकते हो मिसलेनियस टॉपिक में लास्ट वीक में। पढ़ना कैसे है, फर्स्ट वीक इज ऑल अबाउट योर फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग प्लस मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। सेकेंड वीक इज ऑल अबाउट योर OBG प्लस पीडियाट्रिक्स। Third week is all about your psychiatry and community health nursing, and fourth week is all about your research and miscellaneous topic. क्योंकि स्मार्ट स्टडी में आप इतना ही पढ़ सकते हो, आप सारे सब्जेक्ट्स अगर लेके चलोगे कि मैं ये भी पढ़ लूंगा वो भी पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। और medical surgical nursing or foundation of nursing itself contain so many topics, so many pages, you can't even read in 2 to 3 months. तो अगर आपको एक वीक में वो पूरा ओवरव्यू करके खत्म करना है, तो आप इतना ही पढ़ पाओगे। तो यही 6-7 सब्जेक्ट्स अपने इंपॉर्टेंट रखो, इन्हीं को इंपॉर्टेंस दो फर्स्ट मंथ में, और इन्हीं से आप अपनी प्रिपरेशन मतलब सुधारो या करो जो भी, ठीक है। तो इसमें आपको रिवाइज करना है, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं कुछ नया पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपने ऑलरेडी ये चीजें कभी ना कभी अपने यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में या कॉलेज के बाद भी पढ़ी होंगी, तो कुछ अब यहाँ पे कुछ नया मत उठाना। फॉर एग्जाम्पल आपने एसिड बेस इम्बैलेंस कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं है, और अब आप उसको 4-5 घंटे दे रहे हो, आप उसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो। यस, एसिड बेस इम्बैलेंस बहुत बड़ा, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, लिख के ले लो, 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही वहां से। बट स्टिल ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था, मतलब कुछ टॉपिक होंगे जो आपने नहीं टच किए होंगे, जो आपको मुश्किल लगते होंगे, तो अभी भी वो टॉपिक मत उठाना, मैं वो बताना चाह रही हूँ आपको। सो द पीपल जिनके पास ऑलरेडी स्केड्यूल है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिवाइज, प्रैक्टिस एंड रिवाइज एंड रिपीट द साइकिल। और जिनके पास स्केड्यूल नहीं है, उनको क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वीक वाला अपना फॉर्मूला अपनाओ, उसके मतलब थ्योरी को पढ़ो, जो भी मैंने बताया है, फर्स्ट वीक में क्या पढ़ना है, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, फोर्थ में क्या, वो पढ़ो, दैट्स मोर देन एनफ।
अब पढ़ना कैसे है। अब मैंने स्केड्यूल तो बता दिया कैसे करना है, बट अब लोगों का क्वेश्चन होगा कि पढ़ना कैसे है, मतलब कितना किसको टाइम देना है, कैसे पढ़ाई करें। तो वो अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे पास इन अ डे वी हैव 24 आवर्स, ओके। और अगर उन 24 आवर्स में से मैं 2 घंटे निकाल दूं अपने डेली लाइफ एक्टिविटीज के लिए, 8 घंटे अगर मैं स्लीप के लिए भी निकाल दूं, और 2 घंटे अगर मैं और अपने डिस्ट्रैक्शंस के लिए निकाल दूं, स्टिल वी हैव 12 आवर्स। तो उन 12 आवर को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। तो एक चीज मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ, इफ यू आर डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फॉर नॉसेट 10 एग्जाम, रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। एंड वाई आई सेड दिस, क्योंकि जब मेरा अभी रिजल्ट आया था नॉसेट 8 का, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मैं कुछ ही नंबरों से ही पीछे रही हूँ। नहीं तो मेरा नॉसेट 8 भी क्वालिफाई तो था, बट नॉसेट 8 में भी अच्छे मार्क्स आके मेरा कहीं ना कहीं मैं एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क कर रही होती। बट क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस थी बहुत सारी, और मेरा पेपर नहीं गया इतना अच्छा जितना जाना चाहिए था, तो मैंने नॉसेट 9 के लिए यही चीज की थी। हमारा 6 मई को हमारा रिजल्ट आया था। 7 मई को मैंने अपना स्पेशली मैं इंस्टाग्राम ही चलाती थी एज अ सोशल मीडिया, क्योंकि मेरे पास स्नैपचैट ट्विटर ये सब नहीं था, सिर्फ इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप ही एज अ सोशल मीडिया टूल में यूज करती थी। तो जैसे ही रिजल्ट आया तो 7 मई को ही मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी डीएक्टिवेट किया था। और जब 27 सितंबर यानी कि जब मेरे नॉसेट 9 का मेंस एग्जाम हो गया था, जब उस दिन मैंने उसको एक्टिवेट किया था दोबारा से। तो इतने महीने मैं विदाउट इंस्टाग्राम ही, विदाउट सोशल मीडिया ही जी रही थी, विदाउट सोशल मीडिया ही मैंने अपनी पढ़ाई की थी। तो आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि इफ यू गाइज रियली वांट टू क्रैक दैट नॉसेट 10 एग्जाम, इफ यू आर डेडिकेटली प्रिपेयरिंग फॉर दैट, प्लीज रिमूव योर सेल्फ फ्रॉम द सोशल मीडिया। क्योंकि वो जो ट्रैप है ना, आप उससे अफेक्ट नहीं होते हो कि आपने रील्स देख ली, नहीं। अगर आप लोगों की स्टोरीज देखते हो ना कि अच्छा ये वहां घूमने गया, इसने वो कर लिया, ये इतना पढ़ रहा हो, उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। रील से इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता, बल्कि जो आपके फ्रेंड्स होते हैं जिनके आप स्टोरीज देखते हो, उनसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ रिमूव योर सेल्फ। तो आपको इन 12 घंटों में अब क्या करना है, लेट्स डिवाइड दैट 12 आवर्स इनटू 8 आवर्स एंड 4 आवर। कैसे? उन 8 घंटों में पहले मंथ यानी कि फरवरी में आपको क्या करना है, इन 8 घंटों में आपको करना है जो भी मैंने आपने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वीक वाला, उसको पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वीक में आपको 8 घंटे पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग प्लस फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग, ठीक है। और फिर उसी दिन में जो 4 घंटे आपके बस बचते हैं, उसमें निकालने हैं आपको क्वेश्चन रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। अब रिलेटेड टू सब्जेक्ट आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे? अगर आपके पास पीआर यादव है तो उसमें भी सब्जेक्ट के टॉपिक के नीचे क्वेश्चंस मिलते, मतलब दूसरी बुक में क्वेश्चंस मिलते हैं। और अगर आपके पास टारगेट हाई है तो टारगेट हाई में तो पीछे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। अभी वो मोस्टली नेंक्लेक्स वाले ट्रैप में मत जाना, क्योंकि अगर सडनली आप इतना सारा बर्डन अपने माइंड को दोगे तो आप नहीं पढ़ पाओगे इतना। तो इसलिए आप टारगेट हाई या पीआर यादव ही प्रेफर करना क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी कहीं से टेस्ट सीरीज परचेज कर रखी है तो उसमें ऑलरेडी डेली के कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन आ गए, प्री आ गया, मेंस आ गया, ऐसे ऐसे करके टेस्ट आते हैं, तो वो टेस्ट भी आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको बुक में से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं तो 2 ऑप्शन है, बट 4 घंटे आपको देने ही देने हैं। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो हमने बात कर ली अभी फर्स्ट मंथ में हमें क्या करना है, 8 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। कैसे पढ़ना है वो सब मैंने बता दिया, क्या स्केड्यूल है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं वो सब मैंने बता दिया है, ठीक है। सो इन मार्च, इन सेकेंड मंथ, व्हाट यू हैव टू डू, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मंथ है। इसमें बहुत ज्यादा आपको एंग्जाइटी होगी, स्ट्रेस होगा कि कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं आता, एग्जाम है अगले महीने, कैसे क्या करें। तो इसको भी हम 2 उसमें डिवाइड करते हैं, 15 डेज एंड फर्स्ट 15 डेज एंड सेकेंड 15 डेज। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट 15 डेज में आपको करने हैं PYQs, जितने PYQs आप कर सकते हो। क्योंकि देखो आपके पास इसमें भी 24 आवर्स है, उसमें से 12 आवर्स आप निकाल दो, 12 आवर्स तो आपके पास इफेक्टिव है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 5 से 6 घंटे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस में देने। इसमें आपकी प्रायोरिटी अब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने थ्योरी रिवाइज कर ली है। और बाकी के रिमेनिंग 5 से 6 घंटे या 4 से 5 घंटे आप दे सकते हो अपने थ्योरी पे, या फिर जो PYQs हैं उनको देखने के लिए, उनमें कौन कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनमें से कौन सा एरिया है, सब्जेक्ट है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो रिपीट हो रहा है, उसको लर्न करने के लिए, ठीक है। आप इसमें दे सकते हो। अगर मैं बात करूं लास्ट के 15 डेज की, उसमें आपको क्या करना है, मैंने अपनी 3 मंथ स्ट्रेटर्जी वीडियो में भी सेम चीज बताई थी, और मैं इसमें भी आपको वही सेम चीज बताने वाली हूँ।
अगर आप यहाँ पे रिवाइज तो करना पड़ेगा ही, एक बार तो दोबारा से सब कुछ जो भी आपने पहले मंथ में पढ़ा था उसको दोबारा से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको कैसे रिवाइज करना है, सी मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, कुछ वो स्टिकी नोट्स चिपकाने, मत करना। एक सिंपल सी, एक प्लेन सी पतली सी डायरी या कुछ भी नोटबुक लेना। फॉर एग्जाम्पल आप मेडसर्ज या फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग आपने बुक उठाई है और आप उसमें से दोबारा रिवाइज करने बैठे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको अब कुछ भी नहीं आता होगा। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो आपको मैक्सिमम चीजें याद रहेंगी, कुछ चीजें आपको याद नहीं रहेंगी, 2 से 3 चीजें। तो उन चीजों को आपको क्या करना है, उन चीजों को आपको उस डायरी में, उस नोटबुक में नोट डाउन करना है। अगर मैं आपको समझाऊंगी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइकेट्री का टॉपिक ले तो साइकेट्री में से फॉर एग्जाम्पल डिफेंस मैकेनिज्म 20 प्लस प्लस ही डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे उसमें। तो आपको क्या करना है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको 20 के 20 याद नहीं है, आपको मुश्किल से 4 से 5 डिफेंस मैकेनिज्म याद नहीं रहेंगे। तो आपको सिर्फ उसी को नोट डाउन करना है। ऐसे नहीं है कि उनका पूरा एक शॉर्ट नोट बनाना, नहीं, आपको चीजें तो याद ही है ना, बस 3 से 4 चीजें याद नहीं है तो आपको उसको नोट डाउन करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल ईसीटी में से कुछ चीजें आपको याद नहीं हो रही है तो उसको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल मेडसर्च में से अगर मैं कुछ भी टॉपिक उठाऊं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्डियोवेस्कुलर डिजीज उठाऊं तो कार्डियोवेस्कुलर डिजीज या स्ट्रोक, कुछ भी मैं अगर टॉपिक उठाऊं उसमें से आपको पूरा तो नहीं होगा ना, कि ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा याद नहीं है, उसमें से कुछ चीजें याद नहीं होंगी तो वो नोट डाउन करनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप लास्ट में वो नोटबुक बनाओगे ना या वो डायरी बनाओगे वो बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो लास्ट 15 डेज है उसमें आपको वो डायरी बनानी है, उसमें वो जो रिवाइज कर रहे हो साथ साथ उसका वो बनाना है। तो वही आपको सेम 15 दिन लास्ट के उसमें भी 5 से 6 घंटे अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को देने और एडिशनली डायरी वाला काम करना है। मतलब दोबारा से जब आप थ्योरी रिवीजन करने बैठो तो उसमें से आपको वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो ऑल डन। आपके जितने भी जो आपके पास टाइम था वो पूरा कंज्यूम हो चुका है। अब आपके पास अप्रैल के लिए बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। उसमें क्या करना है आपको, तो उन अप्रैल के 10 डेज में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, या आई एम सेइंग कुछ नहीं पढ़ना है, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, कुछ भी थ्योरी के लिए कि मैं ये रह गया वो पढ़ना है, नहीं करना है। आपको क्या करना है, डेली वही अपना सेम स्केड्यूल रखना है, आपको अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आप 1 से 2 घंटा अपने नॉन नर्सिंग के लिए दे सकते हो। नॉन नर्सिंग में क्या पढ़ना है, क्योंकि नॉन नर्सिंग कुछ लोग बहुत स्ट्रेस लेते हैं और उसमें क्या पढ़ना है वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी कि नॉन नर्सिंग के लिए क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि इस वीडियो में वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। इसके जस्ट बाद मैं पोस्ट कर दूंगी नॉन नर्सिंग के लिए क्या क्या पढ़ना है। तो बेसिकली आपको ये सब देखना है, ठीक है, जो आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, और जो आपने वो डायरी बनाई थी इन 10 डेज में वही डायरी रिवाइज करनी है। क्योंकि जो आपको याद है वो तो आपकी ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड में है, बट जो आपको याद नहीं हो रहा है वो आपने इस डायरी में नोट डाउन किया है। तो उस डायरी को अगर आप बार बार पढ़ोगे तो वो भी आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में लर्न हो जाएगा आपको। ठीक है, तो उन 10 डेज में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ वो डायरी रिवाइज करनी है, उसी में आपका टाइम चला जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ दैट डेट यू आर डन, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जाम। अगर आप इस स्केड्यूल, इस स्ट्रेटर्जी से अगर आप अपने 9 से 10 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो जस्ट स्टिक टू दैट। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज उसी पे रहो, इस पे मत जाओ। ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जिन लोगों से स्केड्यूल बन नहीं रहा है या जिनको पता नहीं है कि कैसे इफेक्टिवली स्मार्टली हमें स्टडी करनी है। तो दैट इज फॉर दैट पीपल। ठीक है, मैं ये तो नहीं होंगी कि अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आप 9 सेट निकाल ही लोगे। नो, देयर आर सो मेनी फैक्टर दैट डिपेंड्स ऑन योर परफॉर्मेंस ऑन द एग्जाम। तो मैं कहूंगी अगर आपको थोड़ा सा आप लेस कॉन्फिडेंट हो या अपने आप पे सेल्फ डाउट आ रहा है तो इस स्ट्रेटर्जी के थ्रू आप एक बार प्रिपरेशन करके देखो, आपको कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और आपकी पढ़ाई भी सही हो जाएगी। क्योंकि अभी आप एकदम से सब तो नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए आप स्मार्ट स्टडी ही करो और जितना हो सकता है उतना चीजों को लर्न करने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करो इन लास्ट के 2 मंथ्स में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप कि ये वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल प्रूफ हो इन फ्यूचर। And if you really like this video, if you are watching till the end, so please do like this video and yeah, subscribe to my channel if you are new to this channel. And that's all. Have a nice day. Bye bye.